हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सेल क्या होते हैं, उसके बाद हम जानेंगे सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बाद हमें पढ़ना है नंबर ऑफ सेल्स, साइजेस ऑफ सेल्स एंड शेप्स ऑफ सेल के बारे में, फिर हमें जानना है पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में, और चैप्टर के लास्ट में हम जानने वाले हैं सम डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देख रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके अदर चैप्टर्स के वीडियोस देख लें। अब हम देखेंगे सेल क्या होते हैं। सेल की डेफिनेशन है सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी। ये तो रही डेफिनेशन की बात, इसको समझेंगे हम। हमारा घर होता है, राइट? घर है सबके पास। किससे बना हुआ होता है घर? ईंटों से, ब्रिक्स से बनता है घर। एक एक ईंट जुड़कर बनाते हैं हम घर, राइट? तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? ब्रिक्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ हाउस। क्यों कह सकते हैं मैम? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो ब्रिक्स है यही घर की बेसिक स्ट्रक्चर की यूनिट है। इन्हीं ब्रिक्स से जुड़ जुड़ कर घर बना हुआ। हम कह सकते हैं ना कि घर जो होता है वो ब्रिक्स से बनते हैं, इसलिए हम ब्रिक्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ हाउस। उसी तरीके से हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी बनी हुई सेल्स से, सेल से मिल मिलकर बनती है बॉडी हर ऑर्गेनिज्म की। इसलिए हम बोलते हैं सेल इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी। क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनी हुई है बॉडी की वो किसकी वजह से है? बेस उसका क्या है? सेल है। फंक्शन क्यों कहते हैं मैम? फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के क्यों एग्जिस्टेंस में आए? सेल नहीं होते तो क्या फंक्शंस आते हैं एग्जिस्टेंस में ऑर्गेनिज्म के? नहीं आते। इसलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी कहा जाता है। डेफिनेशन क्लियर है आपकी? माइंड में रखिएगा, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी। सेल को हम कहते हैं ये, राइट? आगे बढ़ेंगे। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? सेल इज़ डिस्कवर्ड इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक नाम के एक बंदे थे, पता नहीं क्या आया इनके दिमाग में। ये जाते हैं पेड़ की छाल लेते हैं, बार्क ऑफ अ ट्री, बार्क बोलते हैं छाल को। बार्क का एक हिस्सा होता है कॉर्क नाम का, CORK। कॉर्क क्या है? पेड़ की छाल का एक हिस्सा है कॉर्क। तो कॉर्क को लेते हैं, इनके पास एक माइक्रोस्कोप था सिंपल सा, उसके नीचे रखते हैं कॉर्क को और उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते, सोचते हैं कुछ दिखे इसमें। तो उनको दिखता है कुछ ऐसा। क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं कॉर्क्स में, बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। फिर इन्होंने दिमाग लगाया कि ये जो बॉक्सेस हैं इन्हीं से मिलके बना हुआ है कॉर्क। और वो बॉक्सेस क्या थे एक्चुअल में? वो बॉक्सेस थे सेल्स। हमारे सेल से मिल मिल के बना हुआ था कॉर्क। जैसे हर चीज़ की बॉडी बनी हुई है सेल से मिल के, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी, वैसे उस कॉर्क की भी बॉडी बनी हुई थी सेल से। तो इसको नाम दिया गया सेल से, और वहाँ से कंक्लूड किया गया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी एक छोटे छोटे यूनिट से बनी हुई है जिसको हम सेल कहते हैं। अपने याद क्या रखना है? सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। किस ईयर में किया था? 1665 में किया था। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा टॉपिक है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो वैरायटी शो करते हैं सेल के नंबर में, शेप में और साइजेस में। मैम इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का बच्चा ये मतलब है कि हमने ये तो जान लिया कि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई है सेल से, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे सेम टाइप के सेल हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके सेल्स एक तरीके से हैं, एक ही टाइप के, एक ही साइज़ के, ऐसा नहीं है। हर ऑर्गेनिज्म जो है वैरायटी ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है। हम इंसानों के अंदर ही कई अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। किसी के साइजेस छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, कोई स्फेरिकल शेप का होता है, कोई राउंड शेप का होता है, कोई ब्रांच शेप का होता है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ सेल नंबर, शेप्स एंड साइजेस। ठीक है, अब डिटेल में स्टडी करेंगे नंबर्स ऑफ सेल के बारे में। ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल से बने हुए हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो लाखों करोड़ों उससे भी ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। जैसे मान लो हम ये ह्यूमन बॉडी हमारी देख लो, ह्यूमन बॉडी में लगभग ट्रिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं। ट्रिलियन कितना होता है मैम? 1 बिलियन में 10 लाख होता है, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है, और 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है। ये NCERT का डेटा है, माइंड में रखना। MCQ में पूछ सकता है, कोई भी भरोसा नहीं है। ठीक है, तो 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन। इतना सेल्स हमारे बॉडी में लगभग पाए जाते हैं। कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि ट्रिलियन ऑफ सेल इंसानों में पाए जाते हैं। डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, तो इसको ये मत समझ के रखना कि ये एग्जैक्ट डेटा है, ये अबाउट की बात कर
तो हमने क्या बोला था, ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो एक सेल से बने हुए थे। मैम ऐसे भी होते हैं, हाँ होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूनिसेलर। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ वन सेल्स आर कॉल्ड यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। जो यूनि वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग ही है वन, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चा, उन्हें कहते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल है हमारा अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम एक यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स है। ये सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं और इतने छोटे कि इन्हें आप ऐसे बिना इंस्ट्रूमेंट के नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। चलो अब देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल और कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो वो एक सेल से ज़्यादा, दो सेल से भी हो सकते हैं, हज़ारों से भी हो सकते हैं, लाखों से, करोड़ों से, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टी वर्ड का जो मतलब है उसका मतलब ही है मैनी। लिटरल मीनिंग क्या है मल्टी का, मैनी। तो हम इंसान, जानवर जो आपको दिखते हैं, पेड़, पक्षी, ये सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो मिलके बनाते हैं टिश्यूज़ को। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बना रहे हैं टिश्यूज़ को, और ये टिश्यूज़ जो होते हैं आपस में मिल के बनाते हैं ऑर्गन्स को, और इन्हीं ऑर्गन से मिलके बनती है एक इंडिविजुअल की बॉडी। क्या देखा हमने, जो सेल्स हैं वो आपस में मिल रहे हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, वो बना रहे हैं टिश्यूज़ को, तो हम कहेंगे अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स आर कॉल्ड टिश्यूज़, और अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड ऑर्गन, ठीक है। एक ऑर्गन्स क्या होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में हार्ट है, लंग है, ब्रेन है, ये सब क्या ऑर्गन्स है, इन्हीं से तो मिलके हमारी बॉडी बन रही है, राइट। हाँ मैम उसी से बन रही है। तो हमने क्या देखा कि जो बॉडी होती है वो ऑर्गन्स से बनते हैं। ऑर्गन्स किससे बन रहे हैं, ऑर्गन बन रहे हैं टिश्यूज़ से। टिश्यूज़ मैम कहाँ से बने हैं, वो बने हैं सेल से। तो इसी तरीके से एक छोटा छोटा सेल मिलके पूरी बॉडी बना लेता है एक ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। आगे देखेंगे हम शेप्स ऑफ सेल्स के बारे में। नंबर ऑफ सेल देख लिया हमने कि हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर ऑफ सेल है, किसी में एक है, किसी में दो है, किसी में हज़ार है, लाख है। अब शेप्स ऑफ सेल का भी यही केस है, हर सेल के डिफरेंट शेप्स होते हैं। सबसे पहले मैं बताया गया अमीबा के बारे में। अमीबा देखा हमने क्या था, वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, उसका कोई शेप ही नहीं है, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। वो अभी आपको इस तरीके से दिख रहा है, कोई दूसरी इमेज देखोगे उसमें इस तरीके से दिखेगा, कोई तीसरी इमेज देखोगे उसमें कुछ और दिखेगा। तो ये अमीबा का कोई शेप ही नहीं होता है, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, आपको ये याद रखना है। अब ये प्रोजेक्शंस जो अमीबा की बॉडी पे दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सारे प्रोजेक्शंस जो अमीबा की बॉडी पे है, इन्हें हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का लिटरल मीनिंग होता है फॉल्स फीट। फॉल्स फीट का मतलब है नकली पैर। स्यूडोपोडिया का लिटरल मीनिंग है फॉल्स फीट। ये स्यूडोपोडिया की मदद से ही अमीबा मूव करता है। अमीबा कहाँ पाया जाता है, वाटर बॉडीज़ में पाया जाता है, पॉन्ड, लेक, इन सब में पाया जाता है। तो वो किसकी मदद से मूव करता है, स्यूडोपोडिया की मदद से मूव करता है। स्यूडोपोडिया का लिटरल मीनिंग है फॉल्स फीट्स। अब WBC देखो, WBC हम इंसानों के अंदर पाया जाता है। WBC का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। WBC का काम है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना। वो जो हमारे बाहर से, जो बॉडी के बाहर से कोई भी डिजीज़ वाले वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी घुसते हैं हमारे बॉडी में, तो WBC उनसे लड़ने का काम करता है। बेसिकली हम कह सकते हैं WBC का काम है हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना। तो WBC का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल है। ये भी सिंगल सेल है और इसका भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। जिस तरीके से अमीबा को कोई डेफिनेट शेप नहीं था, उसी तरीके से WBC का भी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। आपने याद क्या रखना है, WBC का फुल फॉर्म, ये एक सिंगल सेल है और इसका कोई शेप नहीं है, ये याद रखना है। फिर मसल सेल की बात करेंगे। मसल सेल्स वो सेल्स हैं जिनसे हमारी मांसपेशियाँ बनी हुई हैं, बॉडी की मांसपेशियाँ बनी हुई हैं। इनका शेप कैसा होता है मसल सेल का, वो स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप कैसा होता है मैम, ये जो दिख रहा है, बीच में थोड़ा थिक होगा, किनारे किनारे पतला होगा। तो याद क्या रखना आपने, मसल सेल्स जो होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं। अब आ जाओ नर्व सेल पे। नर्व सेल को न्यूरॉन्स के नाम से भी जाना जाता है, सो कंफ्यूज नहीं होना, नर्व सेल को न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। ये नर्व सेल जो होते हैं इनका काम है मैसेज पहुंचाना, ब्रेन से ऑर्गन को मैसेज पहुंचाना, ऑर्गन से ब्रेन को मैसेज पहुंचाना। ये मैसेंजर है हमारी बॉडी के। तो नर्व सेल का शेप देखना में कैसा होता है, ये ब्रांच्ड शेप होते हैं। कैसे ब्रांच्ड शेप, ये ब्रांचेस दिख रहे हैं ब्रांचेस, तो ये नर्व सेल का शेप है। याद क्या रखना आपने,
नर्व सेल को ही न्यूरॉन कहा जाता है और उनके शेप कैसे होते हैं, ब्रांच शेप होते हैं। फिर आ जाओ आरबीसी पे। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का डिलीवरी करना, हमारी बॉडी में सप्लाई करता है ऑक्सीजन की। आरबीसी इधर से उधर लेके घूमता है ऑक्सीजन को। इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा, स्फेरिकल, इस तरीके से। याद क्या रखना, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल है। आरबीसी का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, साइजेस ऑफ सेल के बारे में देखेंगे। नंबर ऑफ सेल देख लिया, शेप्स ऑफ सेल्स देख लिए, फिर साइजेस ऑफ सेल हमें देखना है कि जो अर्थ पे साइजेस हैं सेल्स की वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। सारे सेल्स एक तरीके के नहीं हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल जो है उसको कहेंगे हम माइकोप्लाज्म। जो अर्थ पे सबसे छोटा सेल है वो माइकोप्लाज्म नाम का है। और जो अर्थ पे सबसे लार्जेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच का अंडा। क्या है, ऑस्ट्रिच का अंडा। साइज कितनी है, एग, ऑस्ट्रिच के एग की 170 mm इंटू 130 mm साइज याद रखना। अब देखो जो सेल्स एग्स होते हैं, एग्स जितने भी अंडे हैं वो जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली जो है सिंगल सेल होते हैं। मुर्गी का जो अंडा आप देखते हो वो सिंगल सेल होता है। देखो उस सेल की साइज़ इतनी बड़ी है कि हम उसे देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के। वहीं अमीबा भी सिंगल सेल से बना हुआ लेकिन हम उसे नहीं देख सकते। तो साइजेस का डिफरेंस यहाँ से आप पहचान सकते हो कि एक अमीबा एक सेल से बना हुआ तो इतना छोटा है और एक अंडा जो है मुर्गी का वो इतना बड़ा है, एक ही सेल से वो भी बना हुआ है, एक ही सेल से वो भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस ऑफ साइजेस आपको क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। याद क्या रखना है, स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ माइकोप्लाज्म, लार्जेस्ट सेल इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। पार्ट्स ऑफ सेल हम समझने वाले हैं सामने जो आपको इमेज दिख रही है उससे। यहाँ पे आपको सेल्स दिख रहे हैं, 5 सेल हैं टोटल, 1 2 3 4 5 सेल्स हैं। आपको हर सेल के बीचों बीच में एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, सेंटर में एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। हर सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहा जाता है न्यूक्लियस। राइट, समझ में आया। अब न्यूक्लियस के किनारे किनारे आपको जेली लाइक सब्सटेंस दिख रहा होगा स्काई ब्लू कलर का। ये स्काई ब्लू कलर का जो जेली लाइक सब्सटेंस दिख रहा है हर सेल में, इसको नाम दिया गया है साइटोप्लाज्म का। क्या दिया गया है, साइटोप्लाज्म का नाम दिया गया है। क्लियर है ये। उसके बाद हर सेल के बाहर आपको ये बाउंड्री दिख रही होगी, दिख रही है बाउंड्री, 1 बाउंड्री, 2 बाउंड्री, 3 बाउंड्री। ये जो बाउंड्रीज हैं इनको नाम दिया जाता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, बाउंड्रीज होते हैं सेल के बाहर के। क्लियर है। 3 पार्ट्स मैंने आपको बताए। हर सेल के सेंटर का जो पार्ट है उसको न्यूक्लियस कहेंगे। न्यूक्लियस के किनारे किनारे जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म को घेर के रखती है एक बाउंड्री, उसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। अब डीप में स्टडी करते हैं, आ जाओ। सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे पहले। सेल मेम्ब्रेन का काम है सेल के अंदर के पार्ट्स को और बाहर के पार्ट्स को सेपरेट करके रखना। सेपरेट इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, तो भूलना नहीं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछे क्या है तो वही सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन पोरस होता है। पोरस का कहने का मतलब है कि इससे सब्सटेंस ट्रांसफ़र हो सकते हैं, अंदर आ सकते हैं कुछ सब्सटेंस, बाहर जा सकते हैं कुछ सब्सटेंस। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी अंदर चला जाए कुछ भी बाहर चला जाए। जैसे आपके घर का गेट होता है, आपके घर की बाउंड्री बनी हुई होती है, वहाँ से जिन लोगों को आप आने देना चाहते हो वो आते हैं, जो घर से बाहर जाना चाहते हैं वो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा गाँव घुसा है गेट से, नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। इसलिए आप गेट लगाते हो कि प्रोटेक्शन रहे। तो सेल मेम्ब्रेन भी वैसा ही है। जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है सेल के अंदर बुलाने में वो बुला लेता है, जिनको बाहर भेजना होता है वो बाहर भेज देता है। कुछ भी अंदर बाहर आ नहीं जा सकता जब तक सेल मेम्ब्रेन ना चाहे। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट के बारे में, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमने देखा था एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर फैला हुआ है। तो जेली लाइक सब्सटेंस कहाँ प्रेजेंट है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म के बीचों बीच में बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज। इनके बारे में आप अपर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी बस इतना देख लो कि ये जो इमेज है आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, साइटोप्लाज्म में बिंदी बिंदी दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, एक और चीज़ अब देखनी है आपको, सेल वॉल। जो सेल मेम्ब्रेन होता है हमारा वो प्लांट्स एनिमल सेल की बात थी। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में है।
अब जो प्लांट सेल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होता है, एक बाउंड्री होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। फिर से सुनो, जो प्लांट सेल्स होते हैं, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर भी एक बाउंड्री बनी होती है। प्लांट सेल में, सिर्फ एनिमल सेल की बात नहीं हो रही है, तो इस बाउंड्री को कहा जाता है सेल वॉल। अब क्वेश्चन बनेगा, मैम प्लांट सेल में ये एक्स्ट्रा बाउंड्री क्यों है, इन्हें सेल वॉल क्यों दिया गया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, जब बारिश होती है हम इंसान क्या करते हैं, जल्दी से अपने घर में घुस जाते हैं। जो जानवर होते हैं इधर उधर छिपने लगते हैं, लेकिन प्लांट्स बेचारे जो हैं, क्या वो उखड़ उखड़ के भागने लगते हैं बारिश में? नहीं ना, वो खड़े रहते हैं, पूरी बारिश झेलते हैं। इसी तरीके से जब तेज़ धूप होती है, हम एसी में बैठे होते हैं, पंखों में बैठे हुए होते हैं, कूलर चला के बैठते हैं, लेकिन प्लांट्स को क्या करना होता है, वो सब कुछ सफ़र करना होता है, एक ही जगह पे खड़ा होगे। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उनको एक्स्ट्रा लेयर दी हुई है एक, ताकि उनकी प्रोटेक्शन होती रहे। उनको बेचारों को इतना सब कुछ झेलना पड़ता है, उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसलिए प्लांट वाले सेल के बाहर भी एक लेयर होता है सेल वॉल का। ठीक है, अभी आपने क्या याद रखना है, सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। आगे देखेंगे हम न्यूक्लियस के बारे में। अब न्यूक्लियस क्या है, जो सेंटर वाला पार्ट हमने देखा था वो न्यूक्लियस था। सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन सेंटर ऑफ अ सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये तो पता है हमें, बिल्कुल पता है। आगे देखेंगे, अब हमें न्यूक्लियस का पार्ट देखना है। ये आपका मान लो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर सही नहीं बन रहा है, ये न्यूक्लियस है आपका। हर न्यूक्लियस के किनारे एक बाउंड्री होती है, न्यूक्लियस के किनारे एक बाउंड्री होती है। इस बाउंड्री को नाम दिया गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है? न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करके रखना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करके रखना। इमेज देख लो, ये मेरी इमेज थोड़ी गंदी है, नहीं समझोगे, यहाँ से समझो। ये बाउंड्री जो दिख रही है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म से अलग कर रही है न्यूक्लियस को, वही होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। अब हर न्यूक्लियस के बीचों बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, हर न्यूक्लियस के बीचों बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। इधर देखो, हर सेल के बीच में एक स्फेरिकल बॉडी पाया जाता है, हर न्यूक्लियस के बीच में एक स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है, उसको न्यूक्लियोलस के नाम से जाना जाता है। क्या देखा हमने? न्यूक्लियस के जो किनारे किनारे बाउंड्री है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। हर न्यूक्लियस के बीचों बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, राइट। अब जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड क्या होता है? धागा होता है, ये धागे लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, उसे कहते हैं हम क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। अगर पूछे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड, वो होते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम ऐसी चीज़ें हैं जो जीन्स को कैरी करती हैं। अब मैम ये जीन क्या है? मैम क्या क्या नाम बता देती हैं आप? जीन होती है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन क्या होती है? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैम सिंपल लैंग्वेज में बताइए, बकवास मत करिए, सब्र बता रहे। जो आपके पेरेंट्स की क्वालिटीज़ होती हैं, आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, तुम्हारी नाक तुम्हारे पापा से मिलती है, तुम्हारी आंखें तुम्हारी मम्मी से मिलती हैं, ये इनसे मिलता है, ये इनसे मिलता है। सुना है? ये क्यों होता है? ये जीन्स की वजह से होता है। जीन्स ऐसी यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो पेरेंट्स की क्वालिटीज़ बच्चों में डालती हैं। क्या करती हैं? पेरेंट्स की क्वालिटीज़ को बच्चों में डालती हैं, वो होते हैं जीन्स। अब ये जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? हमने अभी देखा, न्यूक्लियस में पाया जाता है। फिर से सुनो, जीन्स क्या होती हैं? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब जो मम्मी पापा की क्वालिटीज़ हैं बच्चों में जाती हैं, वही कौन कैरी करके ले के जाता है? जीन कैरी करके लेके जाता है। जीन कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? हर ह्यूमन बॉडी के, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम। एक और बात, न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ सेल में हो रही होती हैं उसका कंट्रोल सेंटर कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। क्वेश्चन पूछता है अक्सर कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल, तो बच्चे ये नहीं बता पाते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, ध्यान से पढ़ते नहीं है, तुम्हारी तरीके से वीडियो चला के छोड़ देते हैं। वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अरे बुरा नहीं मानना, कुछ लोग सीरियस होकर पढ़ रहे होंगे। चलो प्रोटोप्लाज्म हम देखेंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं? हर सब्सटेंस जो होता है, हर सेल जो है, उसका कुछ हिस्सा लिविंग होता है, कुछ हिस्सा नॉन लिविंग होता है।
सेल के अंदर की बात कर रही हूँ मैं। हर सेल के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लिविंग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं नॉन लिविंग होते हैं। जो लिविंग पार्ट होता है सेल का उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म को लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल कहा जाता है। समझे बात? सेल वॉल देखो, सेल वॉल जो हमने पढ़ा है प्लांट सेल में वो क्या एक नॉन लिविंग थिंग है। जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, ये सब लिविंग थिंग है। तो जो लिविंग पार्ट है सेल का उसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। आपसे क्वेश्चन पूछता है लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल, बच्चे नहीं बता पाते हैं। लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं अब प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल हैं जिनके न्यूक्लियस के किनारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। क्या बोला मैंने? प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस के किनारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। ठीक है, वैसे सेल को क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं, मतलब उनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया ही नहीं जाता, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स। ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स कहते हैं, सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। प्रो का जो लिटरल मीनिंग है प्राइमिटिव है, प्राइमिटिव बोले तो पुराना, कैरियन होता है न्यूक्लियस का। प्राइमिटिव क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके सेल्स डेवलप नहीं होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल डेवलप नहीं होते हैं, इसलिए उसको प्राइमिटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोट्स के? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके सेल के किनारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज नहीं होना। हमने क्या देखा? प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, उनके न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। अब दूसरी जो कैटेगरी है वो है यूकैरियोटिक सेल्स की। क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस के किनारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। समझे? इनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें यूकैरियोटिक सेल होता है उन्हें हम यूकैरियोट्स कहते हैं। राइट? यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब हमें पता है न्यूक्लियस। अब एग्जाम्पल क्या है यूकैरियोट्स के? यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल हम सब हैं, इंसान, जानवर, पेड़, पक्षी जो सामने दिख रहे हैं आपको, ये सारे यूकैरियोट्स होते हैं मोस्टली। जो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, इनको छोड़ के ज़्यादातर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आप देखते हो वो सारे क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। क्लियर है दोनों का कॉन्सेप्ट? समराइज कर देती हूँ मैं। हमने क्या पढ़ा? प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, और यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है वैक्यूल क्या होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो ब्लैंक दिखते हैं, खाली खाली से दिखते हैं। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। इमेज देखो, ये इमेज सामने जो दिख रही है ये वाली, ये खाली खाली दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको कहेंगे वैक्यूल। ये जो साइटोप्लाज्म में खाली खाली दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये खाली स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं आपके वैक्यूल्स। ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड वैक्यूल। अब देखो, ये वैक्यूल दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं, एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। राइट? तो प्लांट सेल वाले जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं, और जो एनिमल सेल में वैक्यूल पाए जाते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं। क्या देखा हमने? वैक्यूल जो होते हैं ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म में। एनिमल सेल के वैक्यूल स्मॉल साइज़ में होते हैं और प्लांट सेल के वैक्यूल लार्ज साइज़ में होते हैं। इलस्ट्रेशन से समझेंगे। ये एक एनिमल सेल है, ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल का वैक्यूल देखो इतना बड़ा है, एनिमल सेल में इतू सा है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया? प्लांट सेल वाला वैक्यूल लार्ज साइज का होता है और एनिमल सेल वाला वैक्यूल स्मॉल साइज का होता है। अब हमें पढ़ना प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या होती है? ये कलर्ड बॉडीज होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। कलर्ड बॉडीज इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल और कॉल्ड प्लास्टिड। एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो आप पेड़ों के कलर देखते हो, रेड पत्तियाँ, ग्रीन पत्ती देख रहे हो, फ्लावर देखते हो, रेड, ब्लू, येलो, डिफरेंट टाइप्स के। ये सारे कहाँ से कलर पाते हैं? अपने इन्हीं प्लास्टिड से इनको कलर मिलता है। जो ग्रीन कलर वाले प्लास्टिड्स होते हैं उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो पत्तियाँ में ग्रीन दिखती हैं किसकी वजह से दिखती हैं? ग्रीन कलर वाले प्लास्टिड की वजह से। उन प्लास्टिड को क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और इन क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आपको पता होगा, क्लोरोफिल वो सब्सटेंस है जिसका यूज़ करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस में, खाना बनाने के लिए अपना प्लांट
क्या करता है, क्लोरोफिल का यूज़ करता है। आपने याद क्या रखना, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, वो ग्रीन कलर की जो प्लास्टिड होते हैं उनको नाम दिया गया है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये मैंने सोचा था आपको बोलूँगी करने को, लेकिन बता देती हूँ। सेल मेम्ब्रेन देखो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। सेल वॉल जो है वो हमने देखा सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस, ध्यान से सुनते जाना, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है, एनिमल सेल में भी पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोनों में पाया जाता है। डिफरेंसेस कहाँ आते हैं, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। यहाँ के लिए हम कहेंगे दोनों में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म भी दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। प्लास्टिड्स जो होते हैं, प्लास्टिड्स अभी हमने देखी कि ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, वैक्यूल देखा हमने, वैक्यूल दोनों में पाए जा रहे हैं, लेकिन प्लांट सेल वाले जो वैक्यूल हैं वो लार्ज हैं और एनिमल सेल वाले वैक्यूल क्या है, स्मॉल हैं। ये था हमारा पूरा चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है डू आस्क इन कमेंट सेक्शन, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के PDF मिल जाएंगे। एक और बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके तुरंत भाग नहीं जाना होता है, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, लिंक आपको दिखेगी रिसेंट मैसेजेस में, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। तो आप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपके साथ वाले जो बैचमेट्स हैं वो मिल जाएंगे जो 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ आप मुझे कोई भी मैसेज करके अपने कमेंट्स जो है, अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।